Krishna Arts Education. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज के वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, उसका चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। इसमें हम आपके साथ 23 से लेकर 33 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? इसका निर्माण कैसे होता है? जो जीवाश्म ईंधन होता है उस जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं और इस जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे होता है? तो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधों तथा पशुओं के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। तो सबसे पहले तो जीवाश्म ईंधन में आपको यह समझना है कि जब करोड़ों वर्ष तक बहुत समय तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधों एवं पशुओं के जो अवशेषों थे उन्हीं से जो प्राप्त ईंधन हमको होता है उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और कोयला और पेट्रोलियम का ही एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ये कोयला और जो पेट्रोलियम है यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि यह सब करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे हुए दबे पौधों एवं पशुओं के अवशेषों से प्राप्त हुआ है, तब जाकर कोयला एवं पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन तत्व एक अद्वितीय तत्व है, कैसे? जो कार्बन तत्व है यह एक अद्वितीय तत्व है, तो कैसे है? सभी ज्ञात परमाणुओं में से केवल कार्बन परमाणुओं में ही क्षमता है कि वे आपस में मिलकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी ज्ञात परमाणु हैं, मतलब जितने भी परमाणु हमको पता है, उनमें से केवल कार्बन परमाणु ही ऐसा है जिसमें यह क्षमता है कि वे आपस में मिलकर लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। प्रत्येक ऐसी लंबी श्रृंखला कार्बन परमाणु को इस प्रकार का सरल आधार प्रदान करती है जिसमें अन्य परमाणु विभिन्न विधियों द्वारा जड़ सकते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप कार्बन तत्व टाग किस्मों के यौगिक बनाए जा सकते हैं। तो इसको एक अद्वितीय तत्व इसलिए कहा जाता है। इसमें सिर्फ आपको यह समझना है कि जो जितने भी ज्ञात परमाणु, अर्थात हम लोगों को जितने भी परमाणु पता है, उनमें से केवल कार्बन ही ऐसा परमाणु है जो आपस में मिलकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। और ऐसी लंबी श्रृंखला कार्बन परमाणु को इस प्रकार का सरल आधार प्रदान करती है जिसमें अन्य विभिन्न विधियों द्वारा जड़ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन जो तत्व होते हैं वे टाग किस्मों के यौगिक भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए कार्बन तत्व एक अद्वितीय तत्व कहलाता है, यही कारण है। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। एक समजातीय श्रेणी होता है, इस श्रेणी क्या है, यह श्रेणी किसे कहा जाता है, और उदाहरण के साथ इस बात को समझाइए। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को ही एक प्रकार का परकार्यक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन, यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला जिस श्रृंखला में कार्बन है और उसमें स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का परकार्यक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे ही समजातीय श्रेणी कहा जाता है। और इसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। जो इसके दो क्रमागत सदस्य होते हैं उनमें CH2 ग्रुप का अंतर होता है। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है एल्केन। समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CHNH2n+2 है। जो एल्केन होता है उसी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और इस श्रेणी के सदस्य मीथेन, CH4, ईथेन, C2H6, प्रोपेन, C3H8, ब्यूटेन, C4H10
और पेंटेन C15H12, हेक्सेन C6H12H14 आदि। तो ये सभी जो हैं, ये सभी इसके उदाहरण दिए गए हैं कि समजातीय श्रेणी क्या है। तो यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। और उदाहरण में इसमें बताया गया है कि जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी का समूह है, जैसे CnH2n+2, और इस प्रकार के अनेक ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन आदि, और इन सभी का अणुसूत्र भी दिया गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन अभिक्रिया क्या है? यह एक प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो यह अभिक्रिया क्या है, समीकरण द्वारा बताएं। इस अभिक्रिया का समीकरण भी बताएं। तो अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। जब आप अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया के पश्चात हमको एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। जो हम यह अभिक्रिया करते हैं जिससे जल तथा एस्टर प्राप्त होता है, उसी अभिक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। उदाहरणार्थ एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर एसीटेट का बनना एसिटीकरण है। जैसे कि उदाहरण में बताया गया है कि एसिटिक अम्ल, क्योंकि अम्ल तथा अल्कोहल था, तो एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब किया जाता है तो एस्टर एसीटेट का जो बनना होता है वह ही एस्टीकरण कहलाता है। यही अभिक्रिया, और इसको समीकरण के माध्यम से बताया गया है कि जब एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल CH3COOH और C2H5OH जब अभिक्रिया करता है तो वह एस्टर एसीटेट बनाता है, और इसी का बनना अर्थात एसिटीकरण एस्टरीफिकेशन कहलाता है। तो यही अभिक्रिया थी कि जब अम्ल तथा अल्कोहल अभिक्रिया करता है तो एस्टर तथा जल का निर्माण करता है, और इसी अभिक्रिया को एस्टीकरण कहा जाता है। इससे पहले भी आपने समजातीय श्रेणी पढ़ा था, तो उसी टाइप से ये भी रिलेटेड क्वेश्चन है। सजातीय श्रेणी के लक्षण लिखें। सजातीय श्रेणी के लक्षण क्या क्या होते हैं, उन बातों को लिखिए। तो सजातीय श्रेणी के मुख्य लक्षण निम्न है। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, इसमें मुख्य लिखा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक है। तो इसका जवाब होना चाहिए था कि सजातीय श्रेणी के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है या निम्न है। इसका पहला लक्षण है किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र CH द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका पहला लक्षण, या फिर आप इसका गुण कहिए कि इसका पहला लक्षण यह है कि इसके जितने भी श्रेणी होते हैं उसके सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को सामान्य सूत्र आपने देखा होगा कि सभी को CH द्वारा ही प्रकट किया जाता है। तो यह इसका पहला लक्षण है। और इसका दूसरा लक्षण है कि किसी भी सजातीय श्रेणी के दो साथ साथ वाले सदस्यों में CH ग्रुप का अंतर होता है। जब कोई भी सजातीय श्रेणी साथ साथ होता है तो उन सदस्यों में जो अंतर होता है वह CH ग्रुप का अंतर होता है। और किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य एक जैसे रासायनिक गुण प्रकट करते हैं। अगर आप कोई भी सजातीय श्रेणी लेंगे तो उसका जो सभी सदस्य होगा, सभी सदस्य एक जैसे रासायनिक गुण ही प्रकट करेंगे। किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में अनुभार बढ़ने के साथ कर्मिक परिवर्तन होता है। कोई भी सजातीय श्रेणी रहे, जब उनके सदस्यों का भौतिक गुण का अनुभार बढ़ेगा तो उसके साथ साथ उसमें कर्मिक में भी परिवर्तन होगा। किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सी विधियों द्वारा तैयार किया जा सकता है। अगर आप किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों को तैयार करना चाहेंगे तो वह एक ही विधियों से सभी को तैयार किया जा सकता है। तो यह इसके 5 गुण थे, जिसमें बताया गया कि सभी एक ही गुण सभी पर लागू होता है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जिसके लिए कोई अलग गुण बनाया गया हो, तो सभी के लिए एक ही गुण था। यही सजातीय श्रेणी के लक्षण थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए, अथवा विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखिए, और विभिन्न प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके नाम भी लिखिए। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह आपने सेकंड पार्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो इसी में दिख रहा है हाइड्रो और कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से जब यौगिक अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोकार्बन बनाता है। और हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, पहला संतप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतप्त हाइड्रोकार्बन। सहसंयोजक एकल बंधनों से जुड़े कार्बन एवं हाइड्रोजन की यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जब सहसंयोजक एकल बंधन से जुड़ा हुआ कार्बन होता है एवं हाइड्रोजन का जो यौगिक होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इन्हें एल्केन भी कहा जाता है, और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जैसे कि मीथेन। और असंतप्त हाइड्रोकार्बन में बताया गया है कि खुली श्रृंखला वाले वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन अथवा त्रिबंधन उपस्थित रहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है वह खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होता है, जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन अथवा त्रिबंधन उपस्थित होता है। और जो संतप्त हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा उसमें केवल एकल बंधन होता है, लेकिन इसमें द्विबंधन एवं त्रिबंधन उपस्थित होता है। तो इसी पर कारण यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और जो संतप्त हाइड्रोकार्बन होता है वह एकल बंधन के द्वारा बना हुआ होता है। और इसमें आगे बताया गया कि कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन रहने पर हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। इसके अंदर द्विबंधन होता है, इसी कारण इसको एल्कीन भी कहते हैं। और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन रहने पर हाइड्रोकार्बन को एल्काइन भी कहते हैं, और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। इसमें द्विबंधन रहता है, इसी कारण इसको एल्कीन कहा जाता है, और त्रिबंधन के कारण इसको एल्काइन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने इसमें पढ़ लिया कि हाइड्रोकार्बन के गुण वगैरह क्या थे, और हाइड्रोकार्बन क्या है, उसका क्या उदाहरण थे, और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि जब हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, पहला संतप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतप्त हाइड्रोकार्बन होता है वह एक एकल बंधन से जुड़कर बनता है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वह द्विबंधन एवं त्रिबंधन से मिलकर बनता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल एल्कोहल किस प्रकार तैयार किया जाता है। एक मिथाइल एल्कोहल होता है, उस एल्कोहल को किस प्रकार तैयार किया जाता है। मिथाइल एल्कोहल को वुड एल्कोहल या वुड स्प्रिट भी कहते हैं। मिथाइल एल्कोहल का ही दूसरा नाम ही आप समझिए कि इसका एक नाम वुड एल्कोहल भी है और दूसरा नाम वुड स्प्रिट भी है। ये तीनों एक ही चीज़ है कि मिथाइल एल्कोहल को वुड एल्कोहल या वुड स्प्रिट भी कहते हैं। इसे लकड़ी से भंजन से प्राप्त किया गया था। इसे लकड़ी के भंजन से प्राप्त किया गया था। इसे तैयार करने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह जो मिथाइल अल्कोहल होता है इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं और उसको वायु की अनुपस्थिति में, अर्थात जहाँ वायु ना हो उस जगह में गर्म किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल एक उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। आजकल इसे जल, गैस तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्राप्त किया जा सकता है। तो जब इसको अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल के उत्पाद के रूप में यह प्राप्त हो जाता है। और आजकल इसे जल, गैस तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो यह प्राप्त होता है। और इसका समीकरण में आपको दिया गया है कि जल गैस का समीकरण होता है COH2 + H2, और जब इसको 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है वह CH3OH प्राप्त होता है। तो इसमें सिर्फ आपको यह समझना था कि मिथाइल अल्कोहल किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल का ही दूसरा नाम वुड अल्कोहल या वुड स्प्रिट भी है। तो आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि वुड स्प्रिट किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो आपको सेम यही आंसर उसमें भी लिखना है कि इसे लकड़ी के भंजन से प्राप्त किया जाता है और इसे तैयार करने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब यह हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपका 29 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर किसे कहते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा एस्टीकरण। तो एस्टीकरण में एस्टर प्राप्त हुआ था, तो इसमें स्पेशल पूछा जा रहा है कि एस्टर किसे कहते हैं, इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है, इनके दो उपयोग लिखें। सबसे पहले एस्टर किसे कहा जाता है और इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है, और इसके दो उपयोग को भी लिखिए। तो जिन कार्बनिक यौगिकों का अभिलक्षीय ग्रुप COO होता है एस्टर कहलाते हैं। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका जो अभिलक्षीय ग्रुप होता है वह CO होता है, वही एस्टर कहलाता है। इनके निर्माण के लिए कार्बनिक अम्लों की सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया कराई जाती है। इसका निर्माण के बारे में बताया गया है कि जब इसका निर्माण किया जाता है तो कार्बनिक अम्लों की सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जो कार्बनिक अम्ल होता है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया अर्थात अभिक्रिया कराई जाती है, तो यह प्राप्त होता है। और इसका देखिए समीकरण दिया गया है कि जब एसिटिक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करती है H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो एस्टर का निर्माण करती है और जल का निर्माण करती है। तो आपने पढ़ा था कि एस्टर और जल का निर्माण होता है, उसी को एस्टीकरण कहते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल एस्टर पूछा जा रहा है और इसका उपयोग भी पूछा जा रहा है। तो इसका उपयोग, इनकी गंध फलों के समान होती है, इसलिए इनका उपयोग ठंडे पेयों, आइसक्रीम, मिठाइयों तथा परफ्यूमों में होता है। ये फलों में भी पाए जाते हैं। जो एस्टर होते हैं वे थोड़े सुगंधित होते हैं, अर्थात इनका जो गंध होता है वह फूलों के समान होता है, फलों के समान होता है। इसलिए इसका उपयोग ठंडे पेयों अर्थात कोल्ड ड्रिंक में, आइसक्रीम में, मिठाइयों में तथा परफ्यूमों में होता है। ये फलों में भी पाए जाते हैं। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो इसका जो गंध होता है, जो इसका स्मेल होता है वह फ्लेवर की तरह होता है। इसलिए आप देखते होंगे आजकल कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, आइसक्रीम वगैरह में फ्लेवर डाला जाता है। तो इस एस्टर के कारण ही उन सभी में आजकल फ्लेवर डाला जाता है।
अलग अलग फलों का फ्लेवर डाल दिया जाता है। तो इसी प्रकार आप समझ गए कि एस्टर किसे कहते हैं, यह किस प्रकार बनाया जाता है और इनके दो उपयोग लिखें। तो इसका दो उपयोग में आप लिख सकते हैं कि इसका पहला उपयोग तो किया जाता है ठंडे पेय बनाने में और दूसरा आइसक्रीम बनाने में, तीसरा मिठाइयों में, चौथा परफ्यूम में होता है और ये फलों में भी पाए जाते हैं। साबुनीकरण किसे कहते हैं, प्रयोगशाला में साबुन किस प्रकार बनाते हैं, वर्णन कीजिए। साबुनीकरण एक प्रक्रिया का नाम है, तो यह प्रक्रिया किसे कहा जाता है और प्रयोगशाला में साबुन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इन दोनों वाक्यों का अच्छे से वर्णन कीजिए। तो जब वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। तो सबसे पहले आपने साबुनीकरण में समझा कि जब वसा या तेल अर्थात जब फैट को NaOH अर्थात क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के जो अणु होते हैं वे विघटित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को ही साबुनीकरण कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। और प्रयोगशाला में साबुन किस प्रकार बनाया जाता है, तो प्रयोगशाला में साबुन बनाने की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको ये निम्नलिखित सामग्री चाहिए। अगर ये सामग्री आपके पास होगी तो ही आप प्रयोगशाला में साबुन बना सकते हैं। तो प्रयोगशाला में साबुन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सामग्री चाहिए। पहला, वनस्पति तेल, जैसे वनस्पति तेल में जैसे कैस्टर तेल, कॉटन सीड तेल। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम होता है कॉस्टिक सोडा। और तीसरा, सोडियम क्लोराइड, जैसे कि साधारण नमक। यहाँ नमक होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक है, साधारण नम लिखा गया है लेकिन यहाँ साधारण नमक होना चाहिए। पहला आपको चाहिए वनस्पति तेल, दूसरा चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा चाहिए आपको सोडियम क्लोराइड। इन तीनों की सहायता से आप साबुन बना सकते हैं। तो चलिए प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जाता है उसको समझते हैं। तो इसका विधि दिया गया है कि एक बीकर, जी नीचे देखिए जो फिगर में बीकर दिखाया गया है, तो इसमें सबसे पहले आपको एक बीकर में 20 ml कैस्टर तेल ले लीजिए। जो आपने वनस्पति तेल देखा कैस्टर तेल, उसी को 20 ml ले लीजिए और उस 20% और उसे 20% 40 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल डालिए। इस मिश्रण को धीरे धीरे उबलने तक गर्म कीजिए। जब तक यह न उबले तब तक इसको धीरे धीरे गर्म कीजिए और इसे 5 से 10 मिनट तक उबलाया जाता है। अब बीकर में 5 ग्राम खाने वाले नमक डालिए, जो साधारण नमक आपने देखा सोडियम क्लोराइड, और श्रृंखला पदार्थ को ठंडा होने दीजिए। और जो श्रृंखला पदार्थ होता है उसको ठंडा होना दीजिए। ठंडा करने पर बीकर में साबुन जल प्राप्त होता है, जिसे तब हटा लिया जाता है। जब इसको ठंडा किया जाता है तो बीकर में साबुन जल प्राप्त होता है और वही साबुन जल को हटा लिया जाता है, जिससे बाद में साबुन का निर्माण किया जाता है। ये देखिए आपको फिगर में दिखाया गया कि ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है और यह जल का भाग है और इसी कारण जो साबुन का मिसेल होता है, इस प्रकार आप साबुन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आपने साबुनीकरण किसे कहते हैं और प्रयोगशाला में साबुन किस प्रकार बनाते हैं इसका पूरा वर्णन समझ गए हैं कि जब वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। साबुन बनाने के लिए आपको ये 3 सामग्री होना जरूरी है। पहला वनस्पति तेल, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा सोडियम क्लोराइड। और प्रयोगशाला में किस प्रकार ये बनाया जाता है वो विधि में आपने समझ लिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक किसे कहते हैं। अपमार्जक किसे कहते हैं, संश्लिष्ट अपमार्जक की संरचना बताइए। संश्लिष्ट अपमार्जक, यह अपमार्जक का एक प्रकार है, इसकी संरचना बताइए और इसका प्रमुख लाभ लिखिए कि संश्लिष्ट अपमार्जक का प्रमुख लाभ क्या है, मुख्य लाभ क्या है, इससे क्या फायदे हैं। तो सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। जिस पदार्थ का उपयोग आप सफाई के लिए करते हैं वो सभी पदार्थ अपमार्जक कहलाते हैं। बहुत पहले से अपमार्जक के रूप में साबुन का प्रयोग होता रहा है। साबुन अपमार्जक का ही एक रूप है। तो इसमें बताया जा रहा है कि बहुत पहले से अपमार्जक के रूप में साबुन का प्रयोग होता रहा है, परंतु आजकल संश्लिष्ट अपमार्जक अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक 2 सिरों वाले अणु होते हैं, जिनका एक सिरा जल को आकर्षित करता है, जो प्राय सल्फेट या सल्फोनेट ग्रुप द्वारा बना होता है। ये सल्फेट का रासायनिक सूत्र दिया गया है और सल्फोनेट का SO3Na। दूसरा सिरा जल को प्रतिकर्षित करता है, जो हाइड्रोकार्बन युक्त होता है। संश्लिष्ट अपमार्जक कठोर जल में भी पर्याप्त मात्रा में झाग बनाते हैं। जो संश्लिष्ट अपमार्जक होता है, जो साबुन होता था, वह कठोर जल में पुराने समय में झाग अर्थात फेन को नहीं बना पाता था। इसीलिए आजकल मॉडर्न युग में संश्लिष्ट अपमार्जक का निर्माण किया गया, क्योंकि संश्लिष्ट अपमार्जक कठोर जल में भी पर्याप्त मात्रा में झाग बनाता है और ये कठोर जल के साथ अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं बनाते हैं। जो अपमार्जक होता है वह कठोर जल में
मैग्नीशियम के लवण बना देते हैं, लेकिन यह कठोर जल के साथ अघुलनशील कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण कभी नहीं बनाता है। तो अपमार्जक किसे कहते हैं? तो अपमार्जक उसे कहते हैं वैसा पदार्थ जिसका उपयोग आप सफाई के लिए करते हैं, उसे अपमार्जक कहा जाता है। और संश्लिष्ट अपमार्जक की संरचना बताइए और इसका प्रमुख लाभ बताइए। तो इसका जो लाभ है वह कपड़ा धोने वगैरह में किया जाता है। और इसका संरचना में आपने देखा कि यह 2 सिरों वाले अणु से बना होता है, जिसका एक सिरा जल को आकर्षित करता है और उसका दूसरा सिरा जल को प्रतिकर्षित करता है, जो हाइड्रोकार्बन युक्त होता है। इसके बाद आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है? कार्बन का आपको हमने पढ़ाया कि 2 अप्रूप होता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में ही हम आपको बताए थे कि कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं। पहला अप्रूप होता है इसका हीरा और दूसरा अप्रूप होता है ग्रेफाइट। फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हमने आपको हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर भी बताया था कि हीरा कठोर होता है और ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, इसका क्या कारण है? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 परमाणु से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा रहता है तथा जिस कारण इसमें षटकोणीय जाल की परतें बनाते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है। परतों के मध्य इस दूरी के कारण विपरीत परतों में स्थित परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधों के बनने की संभावना समाप्त हो जाती है और चौथा संयोजक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र छूट जाता है। इसलिए ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वह आसानी से हो जाता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें आपको सिंपल से यह बात बताया गया है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है उसका कार्बन परमाणु केवल 3 परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है और इसका जो एक कार्बन परमाणु होता है वह खुला रहता है, जिसके कारण इसका जो चौथा संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है वह स्वतंत्र छूट जाता है। इसलिए ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 33 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।